Hello and welcome dear students. Today we will start NCERT class 10 geography chapter 4 that deals with agriculture. तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम देखेंगे इस वीडियो के थ्रू टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड क्या क्या डायमेंशंस है जो कि एग्रीकल्चर के बारे में ये सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ों को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है. सो लेट्स बिगिन. लेकिन शुरू करने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी आप सबसे कि आप बताएं कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से या खेती बाड़ी या किसानों से जुड़े हुए हैं. तो क्योंकि हम अर्बन एरिया में रहते हैं तो बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं हम तो इससे जुड़े हुए नहीं हैं. लेकिन सच क्या है? व्हाट इज़ अ फैक्ट? द फैक्ट इज दैट हम सब, चाहे हम किसी भी रीजन में रहे, अर्बन में रहें या रूरल में रहें, कहीं भी रहें, हम एग्रीकल्चर से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे में जुड़े हुए हैं. अब क्यों जुड़े हुए हैं? बिकॉज एग्रीकल्चर इज प्रोवाइडेड द बेसिक नेसेसिटी ऑफ आवर डेली लाइफ, यानी हमारी डेली की ज़रूरतों का जो इम्पॉर्टेंट हिस्सा है वो सब हम कहाँ से लेते हैं? एग्रीकल्चर से लेते हैं. यानी वो उन सब की पूर्ति कहाँ से होती है? एग्रीकल्चर से होती है. सो द फर्स्ट एंड द foremost thing to understand here is agriculture is important to study, specifically in a country like India where nearly two-third people or population survive on agricultural activity. What are the various dimension through which we are depending on agriculture? यानी बहुत क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं, which is very important. So we depend on agriculture for various things, for occupation, food grain and raw material. Actually agriculture is very important for us. Not only it provides us food grain, but it important for us because it provides a various kind of raw material for our industry. So you have primary sector that is conclude as a agriculture. It means agriculture क्या है? हमारे लिए primary sector है. And this primary sector is a source of raw material for the secondary sector activities such as industries. यानी ये जो एग्रीकल्चर है ये हमारे लिए प्राइमरी सेक्टर है और ये हमारी सेकेंडरी सेक्टर्स यानी इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो रॉ मटेरियल है वो प्रोवाइड करती है. सो दैट नाउ वी अंडरस्टैंड दैट वाई वी डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर. वी डिपेंड on agriculture for the occupation. Occupation means 1/3 population or people are engaged in agriculture in our country, depend on agriculture in our country. And most important thing, we get food grain from the agriculture and the raw material for the industry which conclude as a secondary sector of India. Now what we are going to study in this chapter? अब इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है वो देख लेते हैं. So we have to study in this chapter the types of farming. टाइप ऑफ फार्मिंग यानी किस किस तरह की एग्रीकल्चर होती हैं, लाइक प्रिमिटिव सब्सिस्टिंग एग्रीकल्चर, इंटेंसिव एग्रीकल्चर, कमर्शियल फार्मिंग, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, जो कि हम लोग आगे एक 1 by 1 डील करेंगे. ओके, नेक्स्ट वन इज द क्रॉपिंग पैटर्न, यानी किस किस तरह के क्रॉपिंग पैटर्न्स होते हैं, क्या मेजर क्रॉप्स हैं, इंडिया की कौन कौन से मेजर क्रॉप्स हैं, एंड द टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, यानी कौन कौन से टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म किए गए हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर. एंड नेक्स्ट वन इज द फूड सिक्योरिटी एंड इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा है, इस ग्लोबलाइजेशन का, मॉडर्नाइज करने का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा है. ओके, सो लेट्स बिगिन इट. नाउ वी विल फर्स्ट अंडरस्टैंड
various basic type of agricultural activities in India. The first type that we talk about today is primitive subsistence farming. तो अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव का मतलब है पुराना, एंड सब्सिस्टेंस का मतलब है सस्टेन करने के लिए, अपनी लाइफ को सरवाइव करने या जीने के लिए की जाने वाली खेती या एग्रीकल्चर। तो अब नाम से ही पता चल रहा है कि पुराने तरीकों से अपने आप के लिए, यानी अपने सर्वाइवल के लिए की जाने वाली जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, जो उस तरह की खेती बाड़ी है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। So this type of farming, it means in this type of primitive subsistence farming in which occur on a small area or a small patch of land, you have a primitive tools like hoes and stick that using in this type of farming to plow the farm, and it highly depend on monsoon for the agricultural activity like irrigation. So in short, we can say that the primitive subsistence farming is a method of farming in which the primitive methods are adopted to, and the primitive tools are used by the people, and also dependent on the monsoon for the agricultural activity. It means कि primitive subsistence farming क्या है? यानी पुराने तौर तरीकों से की जाने वाली वैसी खेती जिसमें हम लोग बहुत छोटे से रीजन में करते हैं, छोटे से एरिया का यूज़ करते हैं। प्रिमिटिव टूल्स यानी पुराने तरीके के जो टूल है, पुरानी जो पहले के ज़माने में जिस तरह की टूल्स को यूज़ किया जाता है था एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, लाइक होज एंड स्टिक्स, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। और क्योंकि पुराने टाइम में इरिगेशन फैसिलिटीज़, इरिगेशन में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था, तो लोग ज़्यादातर मॉनसून पे डिपेंड करते हैं। हमने कई बार पढ़ा भी होगा कि इंडियन एग्रीकल्चर कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द मॉनसून, तो मॉनसून पे हम डिपेंड करते थे। एंड सो कॉमनली, द मोस्ट कॉमनली दिस एक्टिविटी हेयर इज द नोन एज द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। यानी ये जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंट फार्मिंग है, इसको मोस्ट कॉमनली हम जानते हैं किस नाम से? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। अब देखते हैं कि ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर आखिर क्या है। सो in slash and burn agriculture, you have a piece of land in which you grow the crop on a land of forest. Then first of all you have to burn the land and then cultivate the land, burn the land or cut the trees and then cultivate the land, and after that move towards another land for the next season of agriculture. So when you leave the land fallow, and then what would happen in this land? After 2 or 4 years, the region again regain its fertility, and then you move further or come back on the same patch of land to again recultivate the land for next coming up next season. So क्या होता है? यानी अब हम करते क्या है? इस तरह की स्लैश एंड बर्न जो टेक्निक है एग्रीकल्चर की, इट्स अ काइंड ऑफ प्रिमिटिव टेक्निक। तो अब इसमें करते क्या है? हम एक पैच ऑफ लैंड, यानी स्मॉल पैच ऑफ लैंड, क्योंकि हम ऑलरेडी देख रहे हैं कैसा लैंड यूज़ होता है, स्मॉल एरिया यूज़ किया जाता है। तो अब स्मॉल एरिया में हम क्या यूज़ कर रहे हैं? हम यूज़ कर रहे हैं एक छोटा सा रीजन जो कि फॉरेस्ट का रीजन है। अब यहाँ जो पेड़ लगे होते हैं उन्हें क्या किया जाता है? पहले तो काट दिया जाता है, काटने के बाद उसको वहीं छोड़ दिया जाता है, कहीं लेकर नहीं जाते हैं पेड़ों को, फिर वहाँ उसे जला दिया जाता है।
एंड देन आफ्टर दैट जलने के बाद जो उससे ऐश बचती है, ठीक है, जो राख बचती है, उस राख में ही जो सीड्स होते हैं उनको मिक्स कर दिया जाता है एंड दे वेट फॉर द मॉनसून, और फिर मॉनसून का इंतज़ार किया जाता है। और जब मॉनसून आती है, बारिश होती है और जो मिट्टी है वो काफ़ी मॉइस्चर गेन करती है, उसके बाद अपने आप ही उसमें से जो प्लांट्स है वो निकलने लगते हैं और फिर वहाँ पे कल्टीवेशन हो जाती है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। एंड आफ्टर दैट जब ये कल्टीवेशन कंप्लीट हो जाता है तो फिर क्या होता है, अब इस लैंड को छोड़कर फिर से दूसरे लैंड की तरफ मूव हो जाते हैं। जो फार्मर्स होते हैं वो दूसरे लैंड की तरफ मूव कर जाते हैं, यानी दूसरे लैंड की तरफ चले जाते हैं और दोबारा से अगले सीजन के लिए, यानी आने वाले नेक्स्ट कल्टीवेशन सीजन के लिए फिर यही प्रोसेस अपनाया जाता है। फिर से पेड़ों को काटा जाता है, जलाया जाता है और फिर मानसून का वेट किया जाता है। अब इसमें होता क्या है कि आने वाले कुछ समय में, यानी 2 साल बाद, 4 साल बाद या 6 साल बाद, अब क्या होता है, जब इस लैंड को काटा गया था और इसके जब यहाँ से ये लोग चले गए, उसके 2 साल, 4 साल या 6 साल बाद अपने आप ही इस लैंड में क्या होते हैं, प्लांट्स अगेन से मतलब ग्रो होने लगते हैं। तो अब क्या हो रहा है, फर्टिलिटी का यहाँ सवाल नहीं उठता। इट मीन्स यहाँ पे जो लैंड है ये अपने आप नेचुरली क्या हो जाएगी, फर्टाइल हो जाएगी, जब यहाँ पे प्लांट्स अपने आप उगने लगेंगे, ठीक है, यानी अपने आप ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। और हो सकता है 2 साल या 3 साल बाद फिर से ये लोग वापस इसी लैंड पे आए और फिर उस समय क्या होगा, बाद की जो की गई खेती वाले लैंड होंगे उन्हें छोड़ दिया जाएगा और फिर से इस लैंड पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी की जाएगी। और इसका प्रोसेस क्या होगा, सेम प्रोसेस होगा, कट एंड बर्न एंड आफ्टर दैट कल्टीवेशन एंड अगेन मूव टू द अनदर पैच ऑफ लैंड। तो दिस काइंड ऑफ टेक्निक इज नोन एज द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, एंड दिस एग्रीकल्चर is also known as the झूमिंग एक्टिविटी इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसको ही देखो यहाँ लिखा हुआ है झूमिंग इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में इसी को किस नाम से जानते हैं, झूम कल्टीवेशन के नाम से जाना जाता है। अब ना सिर्फ इंडिया में, वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। सो दैट लेट्स सी दैट द वेरियस name in a various part of the world as well as in India of this slash and burn एग्रीकल्चर। अब देखते हैं क्या कहते हैं। मिल्पा इन मैक्सिको, मैक्सिको में इसे मिल्पा के नाम से जानते हैं। मेसोल इन सेंट्रल अफ्रीका में, एंड कोनुकू इन वेनेजुएला, ओका इन ब्राज़ील, लैडिंग इन इंडोनेशिया, ए इन वियतनाम, बेवार एंड दहिया। अब देखो यहाँ क्या है, इंडिया की बात हो रही है, तो बेवार और दहिया कहाँ कहते हैं, मध्य प्रदेश में, इसको याद रखना है, ठीक है। एंड पोडू और पेंडा इन आंध्र प्रदेश में, पोडू और पेंडा के नाम से जानते हैं। एंड पमाडाबी और कोमन और ब्रिंगा इन ओडिशा, ओडिशा में से पामाडाबी, कोमन और ब्रिंगा के नाम से जाना जाता है। कुमारी एंड वेस्टर्न घाट में से कुमारी के नाम से जानते हैं। वार्ले और वॉल्ट्रे इसे साउथ ईस्ट राजस्थान में जानते हैं। एंड खिल इन हिमालयन बेल्ट में से खिल के नाम से जानते हैं। कुरुआ इन झारखंड में से कुरुआ के नाम से जानते हैं, याद रखोगे। एंड झूमिंग इन नॉर्थ ईस्ट रीजन में से झूम के नाम से जानते हैं। पामुल्लू मणिपुर में कहते हैं। मिल्पा इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार आइसलैंड में से इसे दीपा के नाम से जाना जाता है। अब क्या है कि ये जो प्रिमिटिव फार्मिंग है, ठीक है, ये कैसी फार्मिंग है, प्रिमिटिव फार्मिंग है। अब आज के डेट में तो क्या है कि सभी फार्मर्स जो है वो चाहते हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें फ़ायदा हो सके। तो अब वो क्या करेंगे, प्रिमिटिव टूल्स का यूज़ करेंगे? नहीं, वो क्या करते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं। तो आप बोलोगे इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं जब यूज़ ही नहीं होता है। लेकिन इस प्रिमिटिव फार्मिंग को आज भी प्रैक्टिस किया जाता है, कहाँ पे, ट्राइबल रीजन में। तो ये जितने भी नेम हैं ये सारे इन रीजन के ट्राइबल्स के द्वारा दिए गए नाम हैं। किसको, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग को। अब आपको करना क्या है, इन सारे नेम को, यानी
इसे जितने नामों से अलग अलग कंट्रीज में जाना जाता है, यू हैव टू नोट इट डाउन ऑल इन योर कॉपी। सबको कॉपी में लिख लेना है, दैट्स योर होमवर्क, ओके।